नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर सेट में बार बार पूछता है। ठीक है बच्चों, या तो हूबहू यही प्रश्न पूछ देगा या इन पर आधारित कोई प्रश्न पूछता है। तो बच्चों, अब तक हम 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप बच्चों पिछला 5 सेशन नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को आप जरूर देख लें। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है या मैं कोई न्यूमेरिकल आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये जो 5 प्रश्न होंगे अलग अलग चैप्टर के होंगे, मीन्स 5 अलग अलग चैप्टर के 5 क्वेश्चन होंगे। यदि आप ऐसे ही अगले 30 दिनों तक 5-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अलग से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बोर्ड पेपर सेट में हो सकता है इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल पूछ दे हूबहू या इन क्वेश्चंस पे आधारित कोई न्यूमेरिकल पूछ दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे देख के बताओ ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, मैं 5वें सेशन वाले में भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रखा हूं। ठीक है, यदि आप 5वां सेशन का न्यूमेरिकल्स देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन देखते ही बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करके आप बताओ कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो ऑप्शन बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। चलिए मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं और सॉल्व करता हूं। क्या है प्रश्न? कह रहा है एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। ठीक है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। अब आपको बता दें बच्चों, घन में तलों की जो संख्या होती है, एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब यह है कि घन में बच्चों एक से अधिक तल होंगे। एक से अधिक तल का मतलब यह हो गया कि एक से अधिक फलक होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले मान लेना कि माना घन की एक तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। क्लियर बात? तल का मतलब बच्चों क्या होता है? फलक। मीन्स घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई ई है। क्वेश्चन ही स्पष्ट कर दे रहा है कि भाई घन में एक से अधिक फलक हैं या एक से अधिक क्या हैं? तल हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि घन में कुल फलकों या इसको आप तलों भी कह सकते हैं, तलों की संख्या। घन में कुल फलकों या तलों की संख्या बच्चों कितनी है? 6 है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो घन के कुल तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप ध्यान देना बच्चों, एक तल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई माने हैं। तो बच्चों 2 तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 2 फाई ई होगा। 3 तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 3 फाई ई होगा। 4 तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 4 फाई ई होगा। इसी प्रकार 6 तल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो होगा 6 फाई ई। मीन्स कुल वैद्युत फ्लक्स बच्चों हो जाएगा 6 फाई ई। ठीक, और कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है गॉस प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है बच्चों? प्लस क्यू है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और फाई ई क्या है बच्चों? एक तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। 6 फाई ई क्या है? मतलब घन के कुल तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स।
और घन में 6 फलक होते हैं, मतलब 6 तल होते हैं। ठीक, तो एक तल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q/6 को आप इधर ट्रांसफर कर दो 6ε0। क्लियर। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने में सफल रहा, ये आप बताएंगे कि मैं समझाने में सफल रहा या असफल रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, समझ गए। यदि आपको इसका फार्मूला पता होगा तो आप फटाक से 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों यदि आपको द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला पता है तो आप कमेंट करके फटाफट बताओ। आप कमेंट करके बताओगे तो हमें पता चलेगा कि किसे ये फार्मूला पता है, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट फार्मूला के साथ साथ एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपका है कैलकुलेशन। मतलब यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला पता है और आपका बेसिक कैलकुलेशन तगड़ा है तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बच्चों यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर लेते हो तो उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब आपको स्टेप पे भी नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन ये। तो बच्चों द्विध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला है वो आपका होता है PE 1 - cos θ। यदि बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया था कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया रहता और वैद्युत क्षेत्र का भी मान दिया रहता, तो आप P के जगह द्विध्रुव आघूर्ण और E के जगह वैद्युत क्षेत्र का मान आप रख देते, मान रख के कैलकुलेट कर देते, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते, तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट किया है और वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। अब आप देखो कोण बच्चों कितना दिया हुआ है, 90 अंश, तो कार्य हो जाएगा PE 1 - cos 90 अंश। आपको पता होगा cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है। cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 90 अंश का वैल्यू बच्चों होता है 0। ठीक है, ध्यान रखना, sin 90 अंश sin 0 अंश, cos 90 अंश cos 0 अंश, sin 30 अंश cos 30 अंश, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आप याद रखो। ठीक है, तो cos 90 अंश की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0 और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा PE। किया गया कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य का मात्रक होगा जो। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन बताने का बस हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि आप किए गए कार्य का फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है। बच्चों यदि यही प्रश्न को थोड़ा बड़ा करेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण की न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी और वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। इसे आप कैलकुलेट करके द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत विभव होता है V, मतलब E और V में आपको संबंध निकालना है। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ये एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश प्लस Q है। ठीक है, R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी होती है KQ/R²। ठीक है, K बच्चों क्या है, नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ मात्र क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर हो गया KQ/R²। और तो आप लिख देंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी
बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अन्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी E बराबर KQ/R²। अब बच्चों दूसरी लाइन क्या दे रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव का क्या फार्मूला होता है। सपोज ये कोई बिंदु आवेश Q है और यहाँ से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और यहाँ हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है वो आपका V बराबर होता है KQ/R। ठीक है, इसे आप बना लेना समीकरण नंबर 2 और इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। क्लियर। हमको क्या करना है, E और V में संबंध निकालना है। तो अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको क्या मिल रहा है, E बराबर KQ/R²। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दो, E बराबर KQ/R लिखो और यहां से एक R निकाल के यहां लिख दो 1/R। तो बच्चों समीकरण 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव का सूत्र है वो है आपका KQ/R। बात क्लियर। अब आप देखो तो KQ/R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ठीक है, KQ/R की जगह क्या लिख देंगे, V। ये हो जाएगा V × 1/R। तब जाकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध निकल के आ गया E बराबर V/R। बात क्लियर, E बराबर V/R। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप इसे पढ़कर फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि ये प्रश्न किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हम इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट न पढ़े हों और जो लोग पढ़े होंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो बच्चे ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उनको मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति का मतलब ये है कि जो पर्दा और स्लिट है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी हम बताते हैं पर्दे और स्लिट का कॉन्सेप्ट। कह रहा है इसी स्थिति में यदि पहले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी थी, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को बदल करके हम 5000 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। बात समझ गए। देखिए इसमें होता क्या है कि एक रेखा छिद्र होता है S और यहाँ पे 2 रेखा छिद्र होते हैं S1 व S2 और इनके बीच की दूरी बच्चों होती है स्मॉल d। क्लियर बात। अब आप ध्यान दो, तो इस यस रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश आपतित कराया जाता है। तो एस रेखा छिद्र से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं S1 व S2 पे समान कला में पहुंचती हैं और इस पर स्थित जो समस्त कण है नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। द्वितीय तरंगिकाएं मतलब समझिए कि S1 व S2 एक स्रोत का कार्य करता है और यहाँ से तरंगे निकलती हैं। ठीक है, तो इस स्लिट से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा होता है। इस पर्दे पर बच्चों फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है बिंदु P पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऐसे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा और फिर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे एकांतर क्रम में प्राप्त होते रहते हैं फ्रिंज। ठीक है, तो स्लिटों से पर्दे तक की दूरी को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आता है इसमें फ्रिंज चौड़ाई। तो पर्दे पर जो हमारा दीप्त अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है एकांतर क्रम में, 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होता है W बराबर होता है D λ/D। ठीक है,
तो पहले केस में जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम थी तब फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है, और जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो गई तब आपकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। प्रश्न में यही आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में आपका तरंगदैर्ध्य λ1 बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। जरूरत पड़ी तो इस एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है। अब आप देखो, स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब कैपिटल डी का जो मान है वो आपका दिया है 1 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब पहली स्थिति में जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो आपका है 0.06 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसी स्थिति में, मतलब इन स्थितियों को बदलना नहीं है, ठीक है। स्लिट और पर्दा जितनी दूरी पे है सेम उतना ही दूरी पर रख करके यदि हम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को बदल दें, ठीक है, मतलब सेकेंड केस में आप कह सकते हैं कि यदि आपका तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों क्या होगी, कितनी होगी। आप सभी को पता है कि फ्रिंज चौड़ाई जो होती है, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर होता है d(λ/t), ठीक है। तो बच्चों पहली स्थिति में यदि हम फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो W1 बराबर होगा d(λ1/d). कैपिटल डी और स्मॉल डी को हम इसके लिए नहीं चेंज किए क्योंकि दोनों स्थितियों में कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम है, ठीक है, इसको परिवर्तित नहीं किया गया है। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। और सेकेंड केस में बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी d(λ2/d), और ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब आप ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2/1 से समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे, तो W2 बटे क्या हो जाएगा W1, और ये हो जाएगा d(λ2 बटे स्मॉल डी भागा d(λ1/t). क्लियर। तो W2 बटे W1 बराबर d(λ2/d), भागा को आप गुणे में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा स्मॉल d/d(λ1). तो स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल और कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल। अब बच्चों आपका W2 निकल के आ गया, W1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, W1 गुणे λ2 बटे λ1। क्लियर बात। अब आप देखो, तो फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों क्या हो जाएगी W2। W1 का मान कितना है 0.06 सेंटीमीटर। तो इसे आप क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो मीटर में जब आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.06 गुणे 10⁻2 मीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, λ2 का मान रखो। λ2 का मान कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में इसके लिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि ऊपर भी तरंगदैर्ध्य और नीचे भी तरंगदैर्ध्य है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये 0 0 0 0 कैंसिल। अब आप क्या करो, 0.06 से दशमलव आप हटा दो, तो दशमलव 2 डिजिट उस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब दशमलव उधर खिसकेगा तो 6 × 10⁻2 लिखेंगे। जितना डिजिट खिसकेगा उतना 10 पे पावर नेगेटिव पावर लिखते हैं, 10 पे -2 गुणे ये आपका हो जाएगा 5/6। तो 6 से 6 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और W2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 पे -4 मीटर, ठीक है। 5 गुणे 10 पे -4 मीटर। और यदि आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 मीटर में बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर, तो W2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 पे -4 गुणे 10 पे 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड। तो -4 में यदि आप 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10 पे -2 सेंटीमीटर। अब आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, 10 पे पावर -2 है, नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसे आप यदि कैलकुलेट करते हो तो 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम
तरंगदैर्ध्य की प्रकाश आपतित करने पर फ्रिंज की चौड़ाई आपकी हो जा रही है 0.06 सेंटीमीटर, और जब हम 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों हो जाती है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए बच्चों बताते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक दूरदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। ये क्वेश्चन है बच्चों प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर से। प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का हम व्यंजक प्राप्त कराए थे, उसका 1 शॉट वीडियो पड़ चुका है। यदि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी से संबंधित सभी प्रश्न अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके 1 शॉट वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और 1 शॉट वीडियो के तुरंत बाद हम इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको बता रखे हैं। उन्हीं चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी है। क्या है प्रश्न? एक दूरदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। तो बच्चों नेत्रिका की फोकस दूरी को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रखी है FO बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूरदर्शी की जो अधिकतम लंबाई होगी, यदि आप इसके मैराथन क्लास का वीडियो देखे होंगे तो दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई का फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कमेंट करके फटाफट बता दो। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई बच्चों जो होती है वो आपकी है F0 प्लस FE, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है 100 प्लस FE आपका है 5, मतलब ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें बच्चों और क्या पूछ रहा है? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवर्धन क्षमता का बच्चों फार्मूला होता है -FO/FE। ठीक है, तो -FO मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। FE मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बच्चों दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपका आवर्धन निकल के आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये पांचों के पांचों प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि बच्चों मैं कोई भी प्रश्न आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।